नमस्कार। चलिए आज के इस खास एक्सप्लेनर में एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरते हैं जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। हम बात कर रहे हैं मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव की। वो इंसान जिसके दुस्साहसिक कारनामों ने असलियत और किंवदंतियों के बीच की लकीर ही मिटा दी। डिजिटल फ्रॉड और इंटरनेट स्कैम के आज के इस दौर से बहुत बहुत पहले इस शख्स ने ऐसी धोखाधड़ी को अंजाम दिया जिसकी कोई दूसरी मिसाल मिलना सच में मुश्किल है। और यही शख्स आगे चलकर बना भारत का सबसे कुख्यात जालसाज नटवरलाल। शुरुआत में ही एक दिलचस्प बात पर गौर करते हैं। अगर कोई ये दावा करे कि उसने सचमुच ताजमहल खरीद लिया है तो जाहिर सी बात है कोई भी सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक पाएगा, है ना। सुनने में बिल्कुल बेतुका लगता है, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेज गवाह हैं कि ऐसा सच में हुआ था। और यहीं से इस पूरी कहानी का वो अविश्वसनीय और सिनेमाई रूप सामने आता है, जहां एक अकेले इंसान ने लोगों के विश्वास के साथ इतना बड़ा खेल खेला कि पूरा प्रशासन ही पंगु नजर आने लगा। अब जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इस धोखे का विशाल पैमाना। मतलब ताजमहल एक बार नहीं, पूरे 3 बार बेचा गया, लाल किला 2 बार, राष्ट्रपति भवन 1 बार, और हद तो तब हो गई जब दिल्ली का संसद भवन भी बेच दिया गया। देश की सबसे सुरक्षित और ऐतिहासिक इमारतों को विदेशी पर्यटकों को बेचना ये कोई मामूली बात तो बिल्कुल नहीं है। बहुत ही चालाकी से फर्जी मोहरों और सरकारी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके इन राष्ट्रीय स्मारकों को लिटरली एक व्यापार की वस्तु बना दिया गया था। तो चलिए अब देखते हैं कि एक मास्टर फॉर्जर यानी कि इतने शातिर जालसाज के सफर की शुरुआत आखिर हुई कैसे। ये पूरी दास्तान शुरू हुई महज 1000 रुपए से। 1912 में जन्मे इस शख्स को एक दिन अचानक एहसास हुआ कि वो अपने पड़ोसी के हस्ताक्षर की हूबहू नकलें कर सकता है। बस फिर क्या था, इसी हुनर का इस्तेमाल किया, बैंक ड्राफ्ट में हेराफेरी की और पड़ोसी के खाते से 1000 रुपए निकाल लिए। जैसे ही अपने इस खास टैलेंट का पता चला, वो अपने गांव से सीधे कलकत्ता भाग गया और यहीं से उसके आपराधिक जीवन की पहली सीढ़ी तैयार हो गई। कलकत्ता पहुंचकर उसने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री के लिए पढ़ाई की और एक कैजुअल स्टॉक ब्रोकर के रूप में भी काम किया। एक दिलचस्प ये भी है कि उसके पिता एक रेलवे स्टेशन मास्टर थे। और ये सारी बातें बहुत ही शानदार तरीके से ये समझाती हैं कि रेलवे फ्रेट की बारीकियों, बैंकिंग के नियमों और कॉमर्स की उसकी गहरी समझ ने कैसे भविष्य की धोखाधड़ी के लिए एक पक्की तकनीकी टूलकिट का काम किया। मतलब वो कोई सड़क छापचोर नहीं था, बल्कि पूरी व्यवस्था को अंदर से समझने वाला एक बेहद तेज दिमाग था। आइए अब कहानी के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सब सफेद पोश अपराधों यानी व्हाइट कॉलर क्राइम्स के एक बहुत बड़े जाल में तब्दील हो गया। एक बात तो साफ है, इसका सबसे बड़ा हथियार कोई बंदूक या हिंसा बिल्कुल नहीं था। इसके हथियार थे कागज, मोहर और वो आत्मविश्वास जो कभी डगमगाता नहीं था। करीब 50 से भी ज्यादा अलग अलग छद्म नामों का इस्तेमाल करते हुए इसने टाटा, बिरला, धीरूभाई अंबानी और यहाँ तक कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तक के हस्ताक्षरों की एकदम सटीक नकल की। ये इंसानी मनोविज्ञान पर पकड़ का एक अद्भुत उदाहरण है कि कैसे कागज के एक छोटे से टुकड़े पर बने हस्ताक्षर पर पूरी की पूरी व्यवस्था बिना कुछ सोचे समझे भरोसा कर लेती है। चलिए इस बात को 1950 के दशक में पंजाब नेशनल बैंक के साथ हुए एक बहुत बड़े घोटाले से समझते हैं। इसके 3 मुख्य कदम थे। पहला, बैंक के भौतिक गिरवी नियमों का फायदा उठाना। दूसरा कदम था रेलवे फ्रेट की रसीदों में हेराफेरी करके ये जताना कि चावल की बोरियों से भरी ट्रेनें आ रही हैं जो असल में कहीं थी ही नहीं। और तीसरा आखिरी कदम, इन्हीं फर्जी कागजात के आधार पर बैंक से 6.5 लाख रुपए का भारी भरकम लोन पास करवाना और फिर रातों रात बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो जाना। ये घटना इसकी जबरदस्त बुद्धिमत्ता और संस्थागत कमजोरियों को पकड़ने की क्षमता को साफ दिखाती है। अब लौटते हैं उन सबसे मशहूर कारनामों की तरफ, देश की ऐतिहासिक इमारतों को बेचने का वो अल्टीमेट कॉन्फिडेंस ट्रिक। आखिर लोगों को ये यकीन कैसे दिलाया गया? यहाँ समझने वाली सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पूरा खेल अपनी इच्छा से शिकार बनने वाले फलसफे पर टिका था। कई ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि उसका ये दावा था कि उसने कभी किसी से जबरदस्ती पैसे नहीं लिए, बल्कि पीड़ित अक्सर खुद हाथ जोड़कर उसके पास सौदे के लिए आते थे। दरअसल वो खरीदारों के इस घमंड और लालच का बहुत चालाकी से फायदा उठाता था कि वो किसी बेहद खास और सरकार द्वारा गुप्त रूप से स्वीकृत डील का हिस्सा बन रहे हैं। वो खुद को एक बड़े सरकारी अधिकारी के रूप में पेश करता था और लोग बड़ी आसानी से उसकी बातों में आ जाते थे। और यहाँ एक बहुत ही चौंका देने वाला सच सामने आता है। जब संसद भवन का सौदा किया गया तो उस फर्जी खरीद में कथित तौर पर संसद के सभी 545 बैठे हुए सदस्य भी शामिल थे। जरा सोचिए, ये महज पैसों का धोखा नहीं था, ये पूरी व्यवस्था, राजनेताओं और सत्ता के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा था। ये इस बात का सबूत था कि पैसा देकर लोग कुछ भी, लिटरली कुछ भी खरीद लेने का भ्रम पाल सकते हैं। अब बात करते हैं भारतीय दंड प्रणाली के साथ इसके लंबे और बेहद नाटकी संघर्ष की, जो किसी चूहे बिल्ली के खेल से कम नहीं था। अगर आंकड़ों पर नजर डालें
तो अकेले बिहार राज्य में जालसाजी के करीब 14 मामले दर्ज थे। और अगर इन सभी मामलों की सजा को एक साथ जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा 113 साल की जेल का बनता है। 113 साल। ये नंबर अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि इसके खिलाफ कितने पुख्ता सबूत और कितने संगीन आरोप मौजूद थे। लेकिन अब जरा इस दूसरे आंकड़े को देखिए जो पिछले वाले से बिल्कुल उलट है। सच्चाई ये है कि 113 साल की सजा मिलने के बावजूद पूरी जिंदगी में मुश्किल से सिर्फ 20 साली सलाखों के पीछे गुजरे। चकमा देने की इसकी कला और जेल से भाग निकलने की तरकीबों का सच में कोई मुकाबला नहीं था। जैसे कि 1957 में कानपुर जेल से भागने का वो किस्सा ले लीजिए। वो किसी थ्रिलर फिल्म के सीन जैसा ही था। कोठरी में चुपके से एक पुलिस की वर्दी मंगवाई गई। फिर गार्ड्स को एक सूटकेस दिखाकर बताया गया कि इसमें रिश्वत के पैसे भरे हैं। इसके बाद पुलिस अधिकारी की वर्दी पहनकर वो शख्स पूरी शान से जेल के मुख्य द्वार से बाहर निकल गया। हद तो तब हो गई जब गार्ड्स ने उसे बाकायदा सैल्यूट भी किया। और बाद में जब अधिकारियों ने वो सूटकेस खोला तो उसमें पैसों की जगह सिर्फ पुराने अखबारों की रद्दी भरी हुई थी। अब इस कहानी के एक दूसरे और थोड़े भावुक पहलू की तरफ मुड़ते हैं। इतने सारे अपराधों के बावजूद सिवान जिले के पैतृक गांव बांगरा में उसे आज भी नफरत से नहीं बल्कि एक रॉबिन हुड की तरह क्यों याद किया जाता है? इसका सीधा सा कारण था उसकी सामाजिक दरियादिली। गांव लौटकर बड़ी बड़ी दावतों का आयोजन करवाना, गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए दहेज का इंतजाम करना और अक्सर गरीब तबके के लोगों को 100-100 रुपए के नोट बांटकर अचानक से गायब हो जाना, ये सब उसकी पहचान बन चुका था। निशाना हमेशा सिर्फ अमीर लोग, बड़े बैंक और सत्ताधारी ही होते थे। और इसी सामाजिक न्याय के अनूठे तरीके ने एक क्षेत्रीय नायक की छवि गढ़ दी, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों के दिलों में जो वफादारी बनी वो आज भी कायम है। और अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचते हैं, उस रहस्यमयी तरीके से गायब होने की अंतिम घटना की ओर जिसने हमेशा हमेशा के लिए इस मिथ की छवि को अमर कर दिया। तारीख थी 24 जून 1996। जरा इस दृश्य पर गौर करें। एक 84 साल का वृद्ध व्यक्ति जो कमजोर है, व्हील चेयर पर है। उसे पुलिस एस्कॉर्ट के साथ कानपुर जेल से दिल्ली के एम्स अस्पताल इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। और फिर अचानक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की उस भारी भीड़ में वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। इसके बाद उसे कभी किसी ने नहीं देखा। इस उम्र में और शारीरिक रूप से इतना कमजोर होने के बावजूद पुलिस को इस तरह से चकमा दे जाना, ये उस शख्स के अद्भुत दुस्साहस और बेहद शातिर दिमाग की गवाही देता है। जाते जाते भी एक आखिरी और सबसे बड़ा भ्रम रच दिया गया। पुलिस और अधिकारियों को पूरी तरह से उलझन में छोड़ते हुए मौत को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग दावे सामने आते हैं। परिवार का कहना था कि भागने के तुरंत बाद 1996 में ही रांची में निधन हो गया और अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वकील ने अदालत में ये दावा किया कि 25 जुलाई 2009 को 97 साल की उम्र में मृत्यु हुई थी। असली सच क्या है? ये रहस्य उसी के साथ हमेशा के लिए दफन हो गया। आज नटवरलाल महज एक इंसान का नाम नहीं है, ये भारतीय समाज और हमारी रोजमर्रा की बोलचाल में एक पूरा का पूरा सांस्कृतिक शब्द बन चुका है। आज भी अगर कोई बहुत ही चतुराई से हेराफेरी करता है या लोगों को अपनी बातों में उलझा लेता है तो उसे बेझिझक नटवरलाल कह दिया जाता है। एक चतुर जालसाज का ये सबसे सटीक पर्यायवाची बन गया है। बॉलीवुड भी इस कहानी से अछूता नहीं रहा है। इन कारनामों को बड़े पर्दे पर बार बार एक बहुत ही रोमानी और हीरोइक अंदाज में पेश किया गया है। 1979 की अमिताभ बच्चन स्टारर ब्लॉकबस्टर मिस्टर नटवरलाल हो या फिर 2014 में आई राजा नटवरलाल, ये फिल्में इस बात का पक्का सबूत हैं कि व्यवस्था के खिलाफ इस तरह की बौद्धिक बगावत लोगों को आज भी कितना ज्यादा आकर्षित करती है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल सामने आता है। क्या हमारी सबसे मजबूत और ठोस संस्थाएं सिर्फ उतनी ही सुरक्षित हैं जितना भरोसा हम कागज के एक टुकड़े पर बने हस्ताक्षर पर करते हैं? इंसान के आसानी से बेवकूफ बन जाने की फितरत और सत्ता के इस नाजुक से भ्रम का यहाँ जिस सटीकता से फायदा उठाया गया वो हैरान करता है। शायद इस पूरी दास्तान से सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि जिन व्यवस्थाओं पर इतना गुमान किया जाता है वे एक शातिर दिमाग के आगे कितनी आसानी से ताश के पत्तों की तरह ढह सकती हैं। ये वाकई एक सोचने वाली बात है ना?